ये देखो स्क्रीन विजिबल है। यस। चलो इससे समझते हैं हम। इसको हम एक पेपर मान लेते हैं। ठीक यस। है जी। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमने पहले क्या देखा, राइट? जोन्स। ये तो क्लियर है कि जोन्स को हम एक पेपर को हमने तीन पार्ट में तीन। कैटेगराइज हाँ। करना है। यस। अब इसमें हमने तीन चार चीजें ऐड की थी। ये हमारा अपर जोन स्पेस। एरिया आ गया। यस। ठीक है। चलो अब यहीं से हम इसको कर देते हैं। हाँ, डिवाइड। ये आ गया हमारा मिडल जोन। हम्म। और रेस्ट हमारा आ गया लोअर जोन एरिया। ठीक है जी। यस। यस। अपर, मिडल। दिव्या जी तबीयत कैसी है आपकी? बेटर है पहले से। अच्छी बात है। देखो आरती आ गई पीछे से। हम लोग को भी मिल गई। हाँ जी बिल्कुल। अब अब विनीता जी आपका क्वेश्चन ये है कि हाँ। सुपर ईगो, ईगो और इड, इसी में कंफ्यूजन है आपको? यस। नहीं, ईगो। जैसे हाँ, आप हाँ बताओ। हाँ, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। जैसे मार्जिन में जब हमने देखना है किसी के लिए कुछ, हम्म तो हम्म। मार्जिन के थ्रू देखेंगे या ये अपर मिडल लोअर के थ्रू, कैसे? देखो हर एक चीज को मर्ज करना है, ये यस। एक स्टेप है। अगर अच्छा। हम अगर हमने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो उसमें अच्छा। मान लो फॉर एन एग्जांपल 15 स्टेप्स है। ठीक है। एक ओके। एक स्टेप चढ़ेंगे, सबको मर्ज करेंगे तभी उसको स्टेयर्स बोलेंगे ना। अदरवाइज यस। सिंगल को तो स्टेप बोलेंगे। ओके। तभी हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचेंगे। भाई हम किसी के पेपर को अभी हम किसी को एनालाइज नहीं करके दे पाएंगे। अभी हम सिर्फ स्टेप सीख रहे हैं कि पहला स्टेप क्या है। पहला हम्म। ये देख लेना है कि पेपर में कुछ लिखा है व्यक्ति ने। मैं यहां से समझाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। थोड़ा सा और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम्म। ये आ गया। यस। उनके लेटर्स के ऊपर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, राइट? ये अभी हम समझेंगे आगे चल के भी, लेकिन अभी आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो मैं इसलिए समझा रहा हूँ। अभी मिडल जोन में मैंने क्या लिखा है? ये देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो कि ये ऊपर तक टच हो रहा है, हाईली हाँ। मेंटल जोन में जा रहा है, मैं। राइट? लेकिन यस। ये यहाँ पर गैप सेंटर्ड दे। में है कि मतलब हाँ। एक आइडियल हाइट है लेटर्स की। हम्म। और अगर किसी का जैसे हम यहाँ करें, ये एफ एफ लिखा या फाइनेंशियल लिखते हैं, चलो। हम्म। ठीक है।
फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं। चलो ओके। अब समझना, अब इसमें क्या है, मिडल जोन के लेटर्स सही है, एक एवरेज उसमें है हाइट में, लेकिन ये एफ की हाइट कितनी होनी चाहिए? जब यहां से देखेंगे, जैसे ऊपर वाला लूप यहाँ है तो नीचे एक्स्ट्रा लेके गया ना व्यक्ति, तो हाँ। मतलब लोअर जोन में भी ज्यादा जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर देखो ये दोनों जोन में नहीं होगा, या तो आइदर अपर जोन ज्यादा होगा, एक्सीडेड होगा, और लोअर जोन होगा, या मिडल जोन होगा, कोई एक जोन होगा। तो वहां से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति की में ईगो है, या बहुत ज्यादा ईगो है, या फिर जिद है। अब एक तो हो गई ईगो, ईगो हर एक व्यक्ति में होती है। कोई ये कहता है कि मेरे में ईगो नहीं है, तो मैं मतलब ये कहूंगा कि फिर वो तो महापुरुष है। सही बात है। ईगो हर किसी में है, ये। क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशंस हैं तो ईगो है। हम्म। या तो इमोशनलेस होगा व्यक्ति, कि कोई पास में मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। फिर चाहे उसको कोई हर्ट कर जाए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे अंदर इमोशंस हैं तो हमारे अंदर ईगो है। और ईगो क्या है? अभी मानो किसी ने कहा, हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई झगड़ा हो गया, उसने बोला तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये बोला, हस्बैंड ने बोला अरे तुम्हारे भाई ने मुझे ये बोला। अब क्या है, अब इसमें से एक व्यक्ति की ईगो होगी, एक के पास सुपर ईगो होगी, या फिर एड होगा। ठीक है, अब कैसे समझ पाएंगे किसके पास ईगो है? एक व्यक्ति को बोला, वो नेक्स्ट डे भूल गया, बात खत्म, उस दिन वो नाराज हुआ, नेक्स्ट डे पैचअप हो गया। लेकिन एक व्यक्ति ने, दोनों पार्टनर्स में से एक व्यक्ति ने उसको 3 महीने तक वही रिकॉल करके सुनाती रही या सुनाता रहा, तुमने मुझे ऐसे बोला था ना, मेरी मम्मी का ताना दिया था ना, तो वो उसके पास सुपर ईगो है। और एक, नहीं जी अब आपने ऐसे बोल दिया, अब तो चाहे कुछ हो जाए मैं जाऊंगी ही नहीं आपके घर, दैट इज इट। भाई वो इतनी हर्ट हो गई या इतना हर्ट हो गया कि अब वो जिद पे आ गया या आ गई कि अब नहीं पॉसिबल, अब मैं मतलब पैचअप करना ही नहीं मुझे, अब मुझे बात करनी ही नहीं। ओके। मैं एक आपको ना छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन मेरे को वो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आने वाली चीज नहीं है। अब अगर उस ऊपर ईगो होती तो क्या होता, कि मैं इनके सामने खाना नहीं खाऊंगी, ओके। या फिर मेरी किचन अलग करो। लेकिन इड, अब जिसके अंदर जिद होगी, अभी आपके 2 बच्चे हैं, आपने बेटे को कह दिया कि ये काम नहीं करना, और बेटी को भी बोल दिया कि ये काम नहीं करना, एक दोनों कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपने बोल दिया कि आज शॉपिंग पे नहीं जाओगे। अब दोनों में से एक बच्चे ने कह दिया कि ठीक है जी, आज के बाद मैं कहूंगी ही नहीं आपको, या कहूंगा ही नहीं जाने के लिए, और एक ने कह दिया कि आज के बाद मर जाऊंगा, अपने पैसे कमा के लाऊंगा तभी शॉपिंग पे जाऊंगा। और एक ने कहा कि मैं बताऊंगा ही नहीं या बताऊंगा नहीं। एक की सुपर ईगो और और एक ही। एक की id। और फिर या फिर इसके ऑपोजिट, कि उनमें अगर ईगो तो सब में है, कि आज नाराज हुए या 1 घंटा 2 घंटा नाराज हुए, तीसरे घंटे में चलो ठीक है हो गया पैचअप, ये कोई बात नहीं, चलो मम्मी क्यों मना किया था, या आज क्या रीजन था मना करने का। मतलब ईगो तो है कि सेटल हो जाती है, इमोशंस है ना, अभी हर्ट हुए सेटल हो गए। लेकिन अगर सुपर ईगो है तो फिर वो धुन सवार है, और अगर जिद है तो फिर बाय हुक बाय क्रुक फिर कुछ नहीं सूझेगा, फिर वो सिर्फ अपना करना है, सामने वाले का बुरा हो भला हो कुछ हो मतलब नहीं। ये फर्क होता है। अब देखेंगे कैसे, जब भी पेपर आएगा पहले हमने उसके जोन्स को डिवाइड कर लेना है वर्चुअली। उस पे पेन मार्किंग मत करो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको सब पता लग जाएगा कैसे कैसे आंखों आंखों में स्कैनिंग करनी है। सामने पीछे हिंदी पे यस रही, हाँ, सामने हाँ, पेपर आया, बस उसकी स्कैनिंग करनी है आपने, कि ये 3 जोन्स में इतना इतना पोर्शन डिवाइड हो गया, कौन सा जोन एक्टिव ज्यादा है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम 100% है। फिर आगे आगे आपको पता ये भी पता लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर एरिया में व्यक्ति को प्रॉब्लम है।
इतना तक पहुंच जाओगे आप, टेंशन मत लो। ओके। ठीक है जी, और कोई कंफ्यूजन? नहीं, बस यही था मुझे। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने कौन से डिक्रीजिंग राइट मार्जिन तक पढ़ा था, राइट? यस, हाँ। लेफ्ट, डिक्रीजिंग लेफ्ट मार्जिन। हुँ। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? कॉनकेव। कौन-सा सर? कॉनकेव लेफ्ट मार्जिन। कॉनकेव? कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव लेफ्ट मार्जिन। ओके। अब हम इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं ताकि आपकी समझने में आएगा वो कैसा दिखता है, उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, दिख रहा है? हुँ। अब इसमें क्या होगा, राइटर ने यहाँ पर स्पेस ज्यादा छोड़ा है, यहाँ कम कर दिया है, यहाँ पर फिर से स्पेस ज्यादा कर दिया, राइट? ओके। अब हुँ। इसकी क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, इस व्यक्ति के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसको समझते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ क्लियर रहनी चाहिए, जो जो हम सीख रहे हैं, जो जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, उसको आपने माइंड में रखना है। अपर जोन से मदर को देखते हैं, हुँ। लोअर जोन में फादर। फादर को। अपर जोन से पास्ट को देखते हैं, लोअर जोन से फ्यूचर प्रेज़ेंट। को देखते हैं, फ्यूचर और को। मिडल जोन से प्रेजेंट है। मिडल प्रेज़ेंट। मिडल जोन से इमोशन है, फैमिली है। ठीक है। हुँ। अब ये व्यक्ति, अच्छा, अपर जोन से थॉट्स हैं, प्लानिंग है, लोअर जोन से एक्शंस हैं। ठीक है, हुँ। मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। अब ओके। ये व्यक्ति क्या है, अपर जोन से भी दूर है, लोअर जोन से भी दूर है। मतलब ना ये ज्यादा सोचता है, ना ये ज्यादा करता है। ये एक रिलैक्स मोड में रहना ज्यादा पसंद करेगा। फैमिली में ज्यादा रहना पसंद करेगा ना, ये मदर, अच्छा फैमिली कौन सी, इमोशनली अटैच है। समझना, यहाँ पे वर्ड्स को पकड़ना। ये व्यक्ति फैमिली से अटैच है इमोशनली, लेकिन मेंटली इसके थॉट्स भी मैच नहीं होते, इसका काम करने का तरीका भी मैच नहीं होगा। ना ये मदर के क्लोज होगा, ना ये फादर के क्लोज होगा, लेकिन इमोशनली उनके प्रति समर्पित होगा, फैमिली के। इसको इसके पेरेंट्स, मदर फादर कुछ करने बोल देंगे या अपना विचार रख देंगे, उस पर एग्री नहीं होगा। लेकिन अगर मदर या फादर को कुछ हुआ, या फैमिली मेंबर को किसी को कुछ हुआ, तो ये सारे काम छोड़ के भाग आएगा। मतलब अटैच नहीं भी है और है भी। मेंटली अटैच नहीं है, थॉट्स मैच नहीं होते ओके। मदर से। हम देखो, जैसे हमने प्रोग्रामिंग को समझा था, प्रोग्रामिंग क्या है ये आप हमने समझा था हुँ, कि हुँ। कब बच्चा कौन से साल में किसकी प्रोग्रामिंग लेता है, कितने साल में फादर की प्रोग्रामिंग लेता है। 0 to 7 years मदर की प्रोग्रामिंग के अंडर होता है बच्चा, 7 to 14 years फादर की प्रोग्रामिंग में, राइट? तो हुँ। जितने भी इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, विचार करना, देखना, सोचना, बोलना, अ, कि संस्कार वगैरह सब कुछ ये है, एक कोई भी जीव है अपनी मदर से लेता है, हुँ। राइट? काम करना, कैसे फैमिली को रखना है, फैमिली के प्रति कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, अ, अपने काम में झूठ बोलना है, सच बोलना है, ये सब व्यक्ति, कोई भी जीव अपने फादर से सीखता है, या कोई भी मेल फिगर से सीखता है। जिसकी लाइफ में फादर नहीं होते, तो वो जहां भी, जो भी उसके घर में मेल मेंबर्स होते हैं, जिनके इन्फ्लुएंस में वो रहता है, उनसे सीखता है। अब अगर वहां पर इन्फ्लुएंस में कोई, अगर घर का परमानेंट सर्वेंट भी है, कोई हाउस हेल्प है,
तो वो प्रोग्रामिंग उससे भी आ सकती है, उसके एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं उस व्यक्ति में, उस वो नेचर के कुछ झलकियां उसमें दिखती हैं। अब कोई बच्चा है 0 to 7 years के बीच, मानो कि कोई एक व्यक्ति, बहुत से केसेस होते हैं कि आफ्टर डिलीवरी मदर एक्सपायर हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, या सेपरेशन हो गया, फादर के पास कस्टडी आ गई बच्चे की। अब फादर अकेले हैं, उनको उसकी चाची, ताई, दादी या कोई मेड, कोई आया, कोई ऐसा उसको संभाल रहा है, पूरा दिन वो बच्चा उसके पास रह रहा है। तो वो नेचुरल सी बात है कि उस बच्चे में सारे गुण उन्हीं के आएंगे, जैसा वो करते हैं, जैसी प्रोग्रामिंग उनकी रही है, जैसा उन्होंने अट्रैक्ट किया, वो सब कुछ उसी बच्चे में वैसे का वैसे आएगा। ठीक है। तो हम कहाँ थे? ये मदर से भी दूर है, फादर से भी दूर है, फादर से भी दूर है। दोनों के ही क्लोज नहीं रहेगा, लेकिन केयर। इमोशनली अटैच रहेगा, प्यार करेगा, लेकिन क्लोज नहीं है। दोनों बात में रिलेट होनी चाहिए चीज। मैं कह रहा हूं कि क्लोज भी नहीं है, इमोशनली भी अटैच है। ये कैसा बच्चा है? बच्चा है कि एलियन है? तो ये भी तो सवाल कर देगा ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, मेरे अंदर मेरे माता पिता के प्रति संवेदनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनकी केयर है। मैं उनकी केयर करता हूँ, मैं उनको प्रेम करता हूँ, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका समझाने का तरीका मुझे समझ में नहीं आता। मेरे पापा जैसे काम करते हैं, मेरे को उनका काम करने का तरीका नहीं समझ में आता। मैं अपने तरीके से काम करना पसंद करता हूँ। राइट। ये कैसे रिलेट होगा? इसकी मदर बोलेंगी, अरे बेटा तू सुबह उठ के ब्रश वश करके नहा के तब ब्रेकफास्ट किया कर। लेकिन इसको वो पसंद नहीं है, अरे यार टोकते हो, जल्दी उठाते हो, मेरे को तो बस सुबह उठते ही बेड टी चाहिए। थॉट नहीं मैच हो रहे ना। माँ तो कहती है कि उठ के पहले पूजा करके तब कुछ मुंह में खा, और इसको ये तो चाहिए। सब आजकल की जनरेशन बच्चे यही करते। मेरे को टचवुड, मुझे आज इतने साल हो गए, अभी मैं पीछे बीमार हुआ था तो बस वो एक्सेप्शनल केस होता है। अदरवाइज हमारे घर के अंदर किसी को आज तक ब्रेकफास्ट सर्व ही नहीं हुआ है बिना नहाए। पूजा करो, नहाओ, मंदिर जाने वाला मंदिर जाए, जल चढ़ा के आए, घर में पूजा करने वाला घर पूजा करे, आप उसके बाद भोग लगेगा, आप पाओ। अदरवाइज जैसे दरवाजा खुला है, बाहर जाओ। जैसे मेरा बेटा है, भावना जी ने कुछ बताया था उसको करने के लिए कि रोज शिव जी पे जल चढ़ाएगा तो तू बिजनेस में प्रोग्रेस करेगा। हाँ, ये बात उसकी समझ में आई। बट लेकिन 5 दिन जाता है, सैटरडे संडे छुट्टी है तो 12 बजे तक नहाएगा, उठेगा ही नहीं। अब मैं कोई बात बोलती हूँ नहीं। तो फिर देखो, उसको गुस्सा आता है, तो मैंने फिर नहीं, बोलना ही बंद आपने कर दी। आपने बोलना नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। है। हमारे सनातन में ना दो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप हाथ पकड़ लेती हैं। हम्म। जब वो 5 दिन जा रहा है, ठीक है, हम्म। वो भले ही वहां 10 मिनट लगाता हो, लेकिन 10 मिनट में 30 सेकंड ऐसे होते होंगे कि उसको एक आनंद की अनुभूति होती होगी कि मंदिर में खड़ा हूँ, चल चढ़ा रहा हूँ बस। मतलब न्यूट्रल आती है स्टेट, चाहे वो 15 सेकंड की आए। जिस दिन वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते वो क्या है कि वो ये कहेगा, सुबह तो मैं जल चढ़ा के आ ही रहा हूँ, मैं शाम को भी दीपक जला के आता हूँ महादेव के आगे। हम्म। समय लगता है, समय लगता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति महादेव के पास जाता है तो वो हाथ पकड़ते हैं, और ऐसा पकड़ते हैं कि फिर लास्ट में ठाकुर जी का ही हाथ पकड़ाते हैं वो। भाई देखो, उनके पास क्या है, अगर मेरे पास मेरी सब, मेरे को कोई बहुत ही किसी बार मैं रीझ गया, अब मेरे पास, मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको ऐसी वस्तु दूं जो मतलब जिसका कोई मोल ना हो, और मेरे को सबसे अत्यंत प्रिय कोई चीज है, मान लो कि एक पेन है, ये मेरे को बहुत बहुत पसंद है। अब मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो मेरे पास निरंतर आ रहा है, लेकिन अब मेरे को इसको कुछ देना है, लेकिन ये मेरे को बहुत पसंद है, मैं इसको ये दे दूंगा। तो महादेव को अत्यंत प्रिय है ठाकुर जी, उनकी भक्ति। तो वो जब भी किसी पर रीझते हैं तो वो उसको वही पकड़ाते हैं कि ले, आप करो, खूब भक्ति करो महादेव की। अगर मैं, मतलब ये तो मैं क्या, मेरी तो क्या ही वो है औकात है, लेकिन बड़े बड़े संतों ने कहा है, ऋषियों मुनियों ने कहा है
हरि को पाना है तो हर को भजो, पहले हर को हम्म। भजो, वो हरि को पकड़ाएंगे। यस। ठीक है। भाई ये तो हमारी शास्त्रों में भी है इसका वर्णन। विष्णु जी, अगर किसी ने बोल दिया कि अरे विष्णु जी जो है ना तेरा जैसे जुपिटर वो नहीं है, ठीक नहीं है, या मरकरी ठीक नहीं है, आप वहां से रिलेट हो गए विष्णु जी। अब विष्णु नारायण भगवान को मतलब मना ले, कहीं से आइडेंटिफाई हो गया कि नारायण भगवान को मना ले तेरे काम सद जाएंगे। नारायण भगवान को कैसे मनाओगे? भाई मेरे से अगर मेरे शहर का डीएम रुष्ट हो गया, मैं डीएम के ही पैर पकड़ू तो नहीं मानेगा वो, और भाव खाएंगे। अब उनको जो सबसे प्रिय है मैं उनके पास पहुंच जाऊं। तो जब भी विष्णु जी नारायण भगवान की कोई उपाय करने हो तो जाओ महादेव के पकड़ लो पैर, बन गया काम। और महादेव को अगर वो करना है कि भाई भगवान शंकर को मनाना है तो भजन करो, ठाकुर जी की आराधना दिन रात, देखो वो कैसे प्रसन्न होते हैं। भाई मैं उसी चीज से प्रसन्न हूंगा जो मुझे प्रिय होगी, और उसकी बात मैं फट मानूंगा। आप मेरी बात क्यों मानोगे? मैं अगर आप मेरे से नाराज हो गए या कोई मेरे से गलती बन गई, आप मेरा कॉल भी नहीं पिक करोगे। लेकिन अगर मैं यही आपके हस्बैंड के थ्रू अप्रोच करूंगा तो आप बात करोगे कि हाँ भाई ठीक है, चलो आपने गलती करी कोई बात नहीं, या आपका ये अपराध बन गया चलो छोड़ दो। हाल ही में मेरी एक फ्रेंड से अभी थोड़ा-सा झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या, हम्म। उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं, किसी सेकंड के हम्म। थ्रू उसने मुझे फिर व्हाट्सएप पे बहुत सारा नोट मेरे बारे में लिख के भेज दिया। हम्म। हम्म। अभी तक वो बहुत परेशान थी, तो मैं उसका साथ देती रहती थी, कि चलो कोई हम्म। बात नहीं, ये परेशान है, चलो कोई बात नहीं। बट हम्म। इस बार उसने मुझसे बिना बात करे ही बहुत कुछ लिख दिया। तो हम्म। अब मेरे को लगा कि अब मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन फिर भी मेरे को और फ्रेंड समझाने आ रहे हैं कि तुम मुझसे एक बार बात कर लो। मैंने कहा हर बार मैं ही क्यों? भई उसे भी तो बोलो, तो बोले नहीं उसका ईगो बहुत है। हम्म। मतलब यानी कि उसके अंदर इड है, कि वो नहीं आएगी। तो मैंने कहा देखो ऐसा है मेरे दरवाजे खुले हैं, वो जब भी आएगी मैं बोल लूँगी, बट अब मैं जाऊँगी नहीं। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वहां सुपर ईगो है या एड है। आज से पहले कभी ऐसा रहा हो कि कुछ हुआ हो और उन्होंने बात करने की कोशिश की हो, या फिर बिल्कुल रिजिड है कि मैं तो करूंगी ही नहीं। बिल्कुल तो रिजिड थी, एक बार और हो चुका है ऐसे। फिर तो एड है, फिर लोअर जोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल इड परेशान है थी तो कि मैं उनको नहीं करूँगी। उनको फिर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज, कुछ इस रिलेशनशिप टाइप। इश्यूज़ हैं बहुत हाँ सारे। तो फिर लोअर जोन है, यहाँ से देखो ऐसे रिलेट हो जाएगा, हाँ। ऐसे रिलेट हो जाएगा। ओके। तो वही फिर जब मेरे पास दूसरे फ्रेंड्स आए बोले कि आप बोल लो, मैंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, वो आज भी आएगी तो मैं बोल लूंगी, बट मैं अब इस बार मैं नहीं जाऊंगी उससे बोलने। हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। ये जब आप इसको अभी समझोगे ना और ग्राफोलॉजी को, हाँ हाँ। तो आपको कोई भी व्यक्ति बुरा अच्छा लगेगा ही नहीं। आपको ये लगेगा कि भाई ये तो अपने ट्रेड्स के कारण ही, अपने करेक्टरिस्टिक्स के कारण ही ऐसा है, इसका कसूर ही नहीं है। चाहे हम अकल्ट की किसी भी ब्रांच को पढ़ लें, वो हम्म। आप में क्या चीज डेवलप करती है? एक्सेप्टेंस। और जब आप में एक्सेप्टेंस आ जाती है तो फिर आप देखो यस। करना क्या है, अपनी दृष्टि चेंज करनी है। भाई आपने अपनी, अब मानो आप मार्केट में हो, वहां पर किसी ने चोर पकड़ लिया, जेब कतरा पकड़ लिया, बहुत लोग पीट रहे हैं, लेकिन दो चार लोग ऐसे होंगे अरे यार मारो नहीं, छोड़ो, तुम पुलिस के हवाले कर दो, छोड़ दो। कोई और होते हैं ना, लोगों ने मार पीट लिया लेकिन दो चार निकल के आते हैं, अरे पहले इसको मर जाएगा, पानी वानी पिलाओ उसको। होता है ना। वो क्या है यस। कि वो उनकी दृष्टि कैसी है कि ये पहले सबसे पहले देखते हैं इंसान, भाई ठीक है कर ली, हो सकता है मजबूरी, हाँ भाई कहाँ से है, क्यों करी चोरी। लेकिन कोई होते हैं कि चल थप्पड़ दे थप्पड़, मतलब बैंड बजा देते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसी ये एक सृष्टि। मूल सिद्धांत है। आपने सामने वाले को अच्छा देखना है ना, तो आप अपनी दृष्टि वैसी कर लो। आपने संसार को बुरा देखना है ना, कपटी देखना है ना, तो अपनी दोष दृष्टि पैदा कर लो कि भैया सब में दोष है।
ये कुछ जो है ना, मतलब हम नॉर्मल एक कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत डीप चीजें हैं। बहुत मुश्किल होता है ये अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट कर लेना, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे आसपास की सिचुएशंस वैसी होती हैं, सारा संसार भरा पड़ा है, दिमाग में संसार भरा पड़ा है। जब हम किसी के प्रति अच्छा सोचना शुरू करते हैं, दूसरा विचार ये आता है कि यार इसके ज्यादा अच्छा ना सोचो, हमारी जेब काट जाएगा। फैक्ट है। यस। मैंने आज से पहले एक व्यक्ति को बोला था कुछ टाइम पहले कि मैंने कहा आपकी ना, आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये आप कंसल्टेशन ले लो, प्रॉब्लम आएगी। उनकी एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी मुझे नीड लग रही थी, मैंने उनको बोल दिया क्योंकि बात होती रहती थी। अरे हम नहीं दिखाते, हम नहीं दिखाते, ठीक है। अब मैंने दो चार बार भलाई के कारण, अच्छाई की सोच के मैंने कहा कर लो कर लो, नहीं करा। अब जब मैं पांचवी बार कहने लगा, मैंने कहा यार ज्यादा मत कर, पता लगे कि फीस भी ना दे और मेरी और बैंड बजा जाए। हम्म। तो मैंने कहा वो आई ना दृष्टि वैसी, तो बहुत मुश्किल होता है एक दृष्टि बना के रखना। अब सामने वाले ने भी कहीं यही सोचा हो, अरे यार मेरे को कहे जा रहा है, मतलब इसका स्वार्थ है। भाई मेरा क्या स्वार्थ होगा, रेमेडी आप करोगे, चीजें आपकी अलाइन होंगी, मेरा क्या स्वार्थ होगा। मैंने तो जो थोड़ी सी फीस लेनी है वो तो लेनी है, एनर्जी एक्सचेंज के तौर हम्म। पर, उसमें मेरा क्या स्वार्थ होगा। वो व्यक्ति की जॉब गई थी 1.5 साल पहले, लेकिन वो बस उनको ये है कि अरे मैं नहीं लेता कोई कंसल्टेंट, मतलब जॉब तो तुम्हारी गई है, मेरी थोड़ी लग जाएगी अगर मैं तुम्हारी कुंडली देख के रेमेडी कर लूंगा तो। हम्म। या तुम्हारी सैलरी जहाँ क्रेडिट होनी है वहां मेरा अकाउंट नंबर नहीं लग जाना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अब कॉनकेव पे। इसके पॉइंट्स लिखो। हम्म। समझ आ गई ये, मेंटली अवे हाँ। फ्रॉम मदर, फिजिकली अवे फ्रॉम फादर, हाँ। ठीक है, बट इमोशनली अटैच टू फैमिली। ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने अधिकतर टाइम में, स्टडी टाइम में, स्कूलिंग टाइम में ये हॉस्टल में रहा हो, या घर से कहीं दूर स्टडी करने गया हो। कहीं दूर बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, मिलिट्री स्कूल्स होते हैं, लोग डालते हैं आजकल, ऐसा भी हो सकता है। फिर या फिर ये आगे जाके करियर अपना कहीं दूर जाके सेटल करे, फॉरेन सेटल हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये अपने ट्रेडिशन को प्रेम करेगा, अपने रिचुअल्स को, रूट्स को बार बार कोशिश करेगा रीच करने की, लेकिन डेस्टिनी इसकी ये है कि ये दूर सेटल रहेगा, कि कोशिश करेगा मैं अपने देश जाऊं, अपने संस्कारों को अपनाऊं, मैं अपने वही जो मेरी, मतलब इसको एक सर्टेन एज के बाद ये फील होगा कि हाँ मेरी मदर जो कहती थी रिचुअल्स फॉलो करने के लिए, आज मैं करूं। कोशिश करेगा ये बार बार उनको टच अप करने की। अब इसको क्या होगा, डिफिकल्टी रहेगी अपना सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करने की। दिव्या जी कुछ नए पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग्स। बिल्कुल मेरा साथ साथ हाथ चल रहा है गुरुजी। हाँ ठीक है, बड़े टैलेंटेड हो मतलब, टाइप पता कर नहीं रही लग हूँ। पा रहा मैं टाइप कर रही हूँ। इस है। बार अच्छा, मैं हाथ से नहीं बना रही। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सेल्फ कंट्रोल, a writer may struggle to sustain their resolutions। अगर उसने कोई रेजोल्यूशन लिया है, उसको सस्टेन करना उसके लिए मुश्किल रहेगा, उसके डिसीजंस को मेंटेन करना, सस्टेन करना वो उसके लिए डिफिकल्ट रहेगा, उसकी कमिटमेंट्स को उसके लिए पूरी करना मुश्किल रहेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करने उसके लिए थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल रहेगा। इन चार पांच चीजों के साथ साथ एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है। हम्म।
उसको सस्टेन करने के लिए भी ये व्यक्ति स्ट्रगल करता रहेगा, इसकी लाइफ में उसको लेके भी स्ट्रगल रहेगा। ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा उसके अंदर। सेल्फ डिसिप्लिन को सस्टेन करने के अच्छा। लिए स्ट्रगल रहेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मार्जिन है कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव था, अब हम आएंगे कॉन्वेक्स पे। सर स्पेलिंग बोलिए, क्या बोला आपने? CONVAX। कॉन्वेक्स। अरे अरे कहाँ भाग गया ये। विजिबल है। हाँ। कॉन्वेक्स, ऐसा व्यक्ति हमेशा ना सुकून, रिलैक्स उसकी तलाश में रहती। क्यों रहता है? अब ये बताओ, इसको थोड़ा सा और फाइन करने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसा आपको सबको पता है कि मेरी ड्राइंग में मतलब मैं टॉपर रहा हूँ, तो मैंने दिव्या जी को तो पता ही है, खैर आपको बताया था मैंने लास्ट सेशन में भी। तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना मेरे से ड्राइंग के मामले में। अब तो हम यहाँ ड्राइंग में पर क्या बोलेंगे? हाँ जी। ड्राइंग में ड्राइंग में तो मैं टॉपर थी। मैं भी टॉपर था जी, लेकिन मैं नीचे यूनिवर्सिटी से टॉप था। किया था मैंने। नहीं, मैंने स्कूल में टॉप किया था, बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया था, लेकिन नीचे से। और फिर उस एग्जाम को, जब वो री एग्जाम हुआ था, उसको क्लियर करने के लिए हम्म। मतलब मैंने रिश्वत दी थी एग्जाम एग्जामिनेशन सुपरवाइजर को। तो मुझे डिग्री सुपरवाइजर मिल ने रही बैठ थी, फर्स्ट टाइम मिल रही थी मुझे डिग्री। तो और मेरी मेरी डिग्री शादी छीनी जा रही थी। ड्राइंग के चक्कर में बाहर निकलो। मेरी शादी हो गई थी, पेट में बेबी था, तो मुझे ससुराल वालों ने जाने नहीं दिया था। मुझे उस बात मैडम, का इतना वो है कि पता है मुझे क्या बोलने। समझ में आ रहा है विनीता जी आपको, ये क्यों सुकून ढूंढेगा? क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड नहीं है ये किसी से भी। इमोशंस मिडल जोन से आते हैं। फैमिली से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों से इमोशनली कनेक्टेड होगा ये। घर में फैमिली के प्रति सिर्फ ड्यूटीज पूरी करेगा, कि हाँ इसका काम है घर में खर्चा देना, इसका काम है व्यक्ति का, अगर कोई फीमेल है तो घर में बच्चों के लिए, फैमिली के लिए फूड प्रिपेयर करना, या जो भी ड्यूटीज होती हैं वो पूरी करना। इमोशनली नॉट अटैच्ड विद फैमिली। क्लियर? पैसा खर्च करने में ये 4 बार सोचेगा, और इसकी लाइफ में एक चीज रहेगी, इसकी फिजूल खर्ची के शौक, और एक इसका नेचर के पैसा खर्चना नहीं है। उसके बीच एक जद्दोजहद इसके जीवन में रहेगी। अगर ये खर्च कर देगा कहीं फिजूल, तो फिर इसको 4 बार ना गिल्ट फील होगा कि अरे भाई मैं क्यों खर्चा है यार, गलत खर्च दिए, ज्यादा खर्च हो गया। तो इस जद्दोजहद में ये रहेगा व्यक्ति। ठीक है। क्लियर हो गया? ये मदर से भी कनेक्टेड है, फादर से भी कनेक्टेड है। थॉट्स मदर से मैच होते हैं, और फिजिकली फादर से कनेक्टेड है, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है दोनों से। इमोशनली अपनी फैमिली के प्रति कनेक्टेड नहीं है। इसके इमोशंस सेटल होते हैं बाहर जाके, घर से बाहर। इस व्यक्ति को अगर वर्क फ्रॉम होम कह दिया जाए, दे दिया जाए, तो ये नहीं करेगा।
उसको कहेगा भाई मेरे को 5,000 रुपये कम दे दो लेकिन मेरे को ऑफिस बुला लो। इसके इमोशंस वहां जाके हैप्पी होंगे, इसको सुकून वहां जाके मिलेगा, घर से बाहर। ये क्या कहेगा, मैंने घर का काम कर दिया ना, सुबह आपको ये चीजें चाहिए थी मैंने ला के दे दी, शाम को मैं लेता आऊंगा, अब मुझे जाने दो, अब मुझे फ्रेंड्स के पास जाने दो, अब मुझे बाहर अपने सोशल सर्कल में जाने दो। ये वहां जाके खुश रहेगा। क्लियर। अब एक नया मार्जिन और इस बार ऐड कर रहे हैं, वाइड टॉप मार्जिन, जहां पर ऊपर का पोर्शन काफी ज्यादा छोड़ा हुआ होता है, लोग पेपर को यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट। बहुत सारे आएंगे आपके पास स्क्रिप्ट्स जब आप देखोगे कि ऊपर का बहुत सारा एरिया खाली छोड़ा हुआ ब्लैंक है, ठीक है। वो इतना भी हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है, लेकिन वाइड मार्जिन होगा। केवल क्लियर। अपर जोन में देखा जाएगा। अपर, हाँ जी, टॉप टॉप, अभी टॉप की बात कर रहे हैं, बॉटम की बाद में। हम्म, ऐसा व्यक्ति, ऐसे राइटर के बारे में कहा गया है कि राइटर हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। ऐसा व्यक्ति आर्ट यानी कि कला, कला के प्रति प्रशंसा रखता है, मतलब वहां कला के प्रति वो खुश भी होता है, किसी कोई किसी कला को देखता है तो उसको अप्रिशिएट भी करता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी प्रशंसा भी करता है, सराहना करता है। संस्कृति, हमारी जो संस्कृति होती है, कल्चर जिसको बोलते हैं, और सौंदर्य शास्त्र, फाइन आर्ट, ठीक है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मैच हो रही है ना, हम्म, बता देना। फाइन आर्ट की बारीकियों को, उसकी जो डेप्थ को ये बहुत अच्छे से समझता है। कोई अगर अभिनय कर रहा है तो उस अभिनय में कितनी मेहनत लगी होगी, क्या क्या करना पड़ता होगा, ये उसकी उस हद तक, मतलब डिटेलिंग तक समझने की कोशिश करता, इसकी रुचि रहती है वहाँ। एक चीज पूछनी थी। जी। जैसे ये इसने गैप ज्यादा दिया है और ये जी। स्ट्रेट लाइन पे ही लिखेगा तो ही मतलब देखा जाएगा, या जिगजैग में मतलब कर्व में नहीं भी? नहीं, अभी जिगजैग को अभी छोड़ दो, अभी हम मार्जिन पढ़ रहे हैं। अच्छा। अगर ये जिगजैग में भी लिख रहा है तो वो बेस लाइंस में पढ़ेंगे हम। अगर इसकी लाइंस मान लो ऐसे जा रही हैं, ए ऐसे, हाँ हाँ। ठीक है, ये आएगी बेस लाइंस का टॉपिक आएगा। लेकिन अगर अच्छा। यहां पर है, अब अच्छा क्वेश्चन है, और चीजें क्लियर होंगी आपको। हम्म, अब इसने मान लो कि ऊपर का मार्जिन तो छोड़ा है, छोड़ा है। ठीक है, लेकिन इसने जो लाइंस हैं मार्जिन वाइज वेवी कर दिया है। हाँ। तो हाँ, टॉप वाइड मार्जिन विद वेवी लाइंस, ठीक है, ओके। वेवी लेफ्ट मार्जिन विद टॉप वाइड मार्जिन, दोनों को मर्ज कर देंगे हम, ठीक है जी। इस तरीके से अगर होगा, यहां से हम्म हम देखें तो ये वेवी जाएगा, ठीक है। हम्म तो वेवी जाएगा तो रूल ब्रेकर भी होगा, हम्म लेकिन कला का भी सम्मान करता होगा। अब टॉप वाइड मार्जिन है, ऊपर का स्पेस काफी खाली छोड़ रखा है, तो अगर हम व्यक्ति के क्या बोलते हैं, प्राकृतिक एट्रीब्यूट्स पर आए, जो उसका एक प्राकृतिक नेचर होगा, वो कैसा होगा। सुबह, नेचुरल टेंडेंसी। सुबह जल्दी नहीं उठेगा, बहुत ज्यादा सोचेगा तो है ही नहीं। देखो कलाकार कैसा होता है, कलाकार कैसा होता है, रात तक बैठा है,
सोच रहा है अपने उसके बारे में, जो कला को जानने की कोशिश करता है, जिसकी रुचि होती है। सुबह आराम से उठूंगा, ये फोटोग्राफी करने जाऊंगा। सुबह आराम से उठूंगा, ये वाला वीडियोस बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा। जितने भी आप कंटेंट क्रिएटर्स या जो ये वीडियो एडिटर्स या फोटोग्राफर्स होते हैं, ये क्या होता है, नाइट में काम करते हैं, सुबह आराम से उठते हैं। कला है ना, आर्ट। पेंटिंग वाले होते हैं, वो रात भर लगे रहते हैं ब्रश इधर से उधर मारने, सुबह आराम से उठ रहे हैं। तो प्लानिंग, इनकी प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग होती है, इसलिए सुकून भी ढूंढते रहते हैं। क्योंकि प्लानिंग नहीं होती, बाहर जाते हैं तो अजीब सा मतलब प्रेशर होता है। अरे यार, मैं तो मतलब युद्ध के मैदान में उतर गया, लेकिन मैं तो तलवार और वो सब भाले धनुष बाण लेके नहीं आया, प्लानिंग की नहीं थी। मैं तो ले आया बस 4 डंडे ले आया हूँ, अब यहाँ तो बंदे खड़े हैं 50। लैक ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी, क्लियर है? हम्म। आगे बढ़ा जाए। हम्म। अरे हाँ, ये बोला तो क्रस्ट मार्जिन। क्रस्ट मार्जिन कैसा होता है? सर यहां कौन से सा व्यक्ति ने क्रस्ट? क्रस्ट, बिल्कुल क्रश कर देते हैं ना, जैसे खिचड़ी सी पका देते क्रस्ट। हैं। ओके। हाँ, लास्ट का मार्जिन बिल्कुल एकदम कीड़े मकोड़े से। मतलब यहां से अगर हमने स्टार्ट किया और मान लो कि लास्ट वर्ड आपका आ रहा है, यहाँ पे आपने लिखना भी नहीं था, राइट? वी आई, अब यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखना है, लिख दिया। VIN आ गया, EETA यहां लिख दिया, जबरदस्ती। ठीक। या फिर आधा आधा वर्ड ऊपर और आधा ना नीचे लिख के पूरा ही बिल्कुल मतलब चीटियां सी मार दी यहीं पे। इसको बोलते हैं मार्जिन क्रश करना। और ये तो हो गया मार्जिन क्रश, क्रश्ड मार्जिन। अब एक लाइन में एक और समझ लो कि कुछ लोग ऐसे नोटबुक पे लिख रहे हैं, तो वो ये लाइन को कंटिन्यू करके दूसरे पेपर पर ले जाएंगे। ऐसे खुलती है ना पर जब नोटबुक। पेपर ही खत्म हो जाएगा तो कैसे ले जाएंगे? वेट, ये नोटबुक है, राइट? यस। यहां लिख रहा हूं, ये क्रॉस करके इस पेपर पे जा रहा है। अगर मैं यहां से लिख रहा हूँ, ये पेपर यहां से यहां लाइन लेके जा रहा हूँ, एंड नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू कर दी स्ट्रेट लाइन दूसरे पेपर पर। क्लियर हुआ? हाँ। यहां से नोटबुक, ये मान लो कि ये एक पेपर है और ये एक पेपर साथ में नोटबुक पे लिख दिया। अब आप देखोगे, मैं समझाता हूँ कि ये लास्ट समझ गई लेटर सर। मानो कि आपने विनीता लिखना था, VIN EE, ये दूसरे पेज पे चला गया। हाँ हाँ फिर सर। आप यहाँ लाइन में आ गए। ऐसे लोगों की आदत होती है दूसरों की लाइफ में झांकना, दूसरे की थाली में देखना। अपनी सैलरी चाहे 5 लाख रुपए आ रही हो, लेकिन दूसरे की 1 लाख रुपए भी उसको खलेगी, वो उसमें इंटरेस्ट रखेगा। कह रहे यार, 1 लाख रुपए सैलरी है, नहीं बता क्या क्या नहीं कर रहा होगा। और जो क्रस्ट मार्जिन है, लाइन के लास्ट में स्पेस नहीं होने पर भी जबरदस्ती लिखे लिखे लिखने वाले को, इसको मार्जिन को क्रस्ट मार्जिन बोलते हैं। अगर लाइन के लास्ट में स्पेस नहीं है फिर भी लिखा जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम क्रस्ट मार्जिन। हम्म। पर्सन की जजमेंट अच्छी नहीं होगी। पर्सन किसी भी जब
प्लानिंग को फाइनल रिजल्ट देगा, कोई एग्जीक्यूशन दे करेगा उसकी, तो लास्ट में क्या है समझना एक एग्जांपल से। एक दुकानदार है जिसकी टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग 8 to 10 PM, ठीक है। अब वो क्या है कि 9:30 बजे तक तो बैठा है, अपना मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, बैठा हुआ खाली। कस्टमर से फ्री हो गया 9:30 बजे, वो फ्री होके मोबाइल चला रहा है। अब उसके आसपास हाँ, के ऑफिस स्टाफ या उसकी दुकान का स्टाफ या उसका वो भी फैक्ट्री का खाया है स्टाफ क्या बोल रहा है कि सर 9:30 हो गए हैं, जितना स्टॉक बाहर डिस्प्ले में लगा है अंदर करते हैं, करते करते 10 बज जाएंगे, राइट। ओके, खा लो बेटा। लेकिन उसका क्या रहेगा, रुक जा अभी कर रहे हैं, रुक जा अभी कर रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम पे फटाफट फेंक, फटाफट फेंक, मतलब कि मैनेज नहीं करना, लास्ट मोमेंट पे उठा के मिस मैनेजमेंट करना और चल देना। सुबह देखेंगे तो वो फटाफट अंदर कर दे, 10 बज गए। अगर इस व्यक्ति को दिख रहा है कि इस काम से मेरा नुकसान हो सकता है, इसकी जजमेंट इतनी पुअर होगी कि ये देख रहा है लेकिन समझ नहीं पाएगा कि हाँ हो सकता है, इससे मैं नहीं करूं। जजमेंट सही नहीं देगा ये। किसी को अगर सही सलाह भी देनी है तो भी सही सलाह नहीं होगी इसकी। इस पर्सन की ड्राइविंग भी बहुत रफ होगी, इसके बार बार एक्सीडेंट भी होंगे। क्रस्ट मार्जिन वाले व्यक्ति को बार बार चोट लगती है। हाँ, 1 मिनट बात है। देखना यार, ये सिगरेट पी रहे हैं क्या, पूरा धुआं ही धुआं मुंह में आ रहा है। भगाओ इसको। क्या होगा पी के। चलो अब कहाँ, पीछे घर कहाँ जाना है जी। पूरा गला एकदम चौक हो गया। ऐसे व्यक्ति की ड्राइविंग रफ होगी। इसको अगर ये घर में भी चल रहा है, अपने ऑफिस में भी चल रहा है, चलते चलते कहीं ना कहीं इसको टेबल लग जाएगा, कहीं ना कहीं कोई विंडो खुली है वहां नहीं देखेगा, वहां लग जाएगी इसको। अपने घर के दरवाजे से निकल रहा है, कहीं रूम के दरवाजे से निकल रहा है, वो लग जाएगा शोल्डर पे। लेकिन इसको जहां एक बार लगेगा ना, इसको बार बार चोट वहीं लगती रहेगी, ये वहीं चलते फिरते ठुकता पिटता रहेगा। और इसको इसके मतलब होता ना, छोटा बहन भाई है, कोई हस्बैंड वाइफ है, कभी कोई मजाक मजाक में कुछ एक दूसरे को मार भी रहे हैं तो इसको फिर भी वहीं लगेगा। इनके एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। ये टीनेजर जब तक रहता है बच्चा, तब तक चांसेस ज्यादा होते हैं चोटें लगने के, इंजरीज होने के। क्योंकि तब एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है ना। जब आप किसी प्रोफेशन में आ जाते हो या फिर हायर स्टडीज के लिए आ जाते हो तो फिर आप एक जगह बैठ जाते हो, बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करते हो। लेकिन स्टिल, हाँ, ये अगर क्रस्ट मार्जिन किसी भी एज के व्यक्ति का है तो उसको डेफिनेटली उसकी ड्राइविंग भी रफ होगी और कहीं ना कहीं चोट भी वो खाएगा, एक्सीडेंट तो होगा। ठीक है जी। हम्म। अब इसी का नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन है उसमें। कुछ कामचोर टाइप के लोग भी होते हैं ना सोसाइटी में, उनको भी तो पहचानना है। अब कोई व्यक्ति यहाँ लिख रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति लिख रहा है, ये लाइन यहां तक आ गई,
अब उसने यहाँ पर हॉलीडे लिखना है या कुछ भी लेटर लिखना है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, HOL, राइट। यहाँ पे बाकी के 3 लेटर्स उसने नीचे लिख दिए, 4 लेटर, IDAY, ठीक है, हॉलीडे। अब ये कहीं भी हो सकता है, अपर जोन में, मिडल में, लोअर में, कहीं पे भी। अब सेकंड, मतलब ये इसमें 3 वेरिएशंस हैं। सेकंड वन, सेकंड ने क्या किया, ये लिख रहा है, लाइंस लिख रहा है। अब यहाँ पे कोई लास्ट में लेटर आ गया, सेम मान लो, चलो हॉलीडे मान लो, इवेंट मान लो, स्ट्रगल मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी लेटर पकड़ लो। अब पहले राइटर ने क्या करा था, आधा वर्ड लाइन में था, आधा उसके नीचे था, ठीक है। इसको अलग अलग पेपर बना के आप एग्जाम्पल से बनाओगे ना, तो बाद में अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए। अब स्ट्रगल कैसे लिख दिया इसने, ऊपर लिख दिया, इसने ऊपर लिख दिया, ST, बाकी के लेटर्स ऊपर लिख दिए, GGLE। ऐसे भी लिखते हैं सर? बहुत बड़े बड़े कलाकार दिखेंगे आपको। नीचे तो समझ में आता है, ऊपर मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, मेरे ओके। पास जो स्क्रिप्ट्स आई हैं उसमें हैं ये चीजें। अब तीसरा और समझ लो, ये 2 हो गए, फर्स्ट, सेकंड, नाउ थर्ड। थर्ड ने क्या किया, ये अपनी लाइन कंप्लीट कर रहा है, यहां पे कोई लेटर आया, मान लो कि हस्बैंड लिखना है, ठीक है। अब उस महानुभव ने क्या किया, HUS लिखा, बी एंड छोड़ दिया, बैंड तो छोड़ ही दिया। समझ जाओ खुद ही। नहीं, अभी नहीं, हम अभी उतना नहीं समझेंगे, अभी इतना ही समझो कि ये व्यक्ति करना क्या चाह रहा है, राइट। अब उसने आधा लिखा, आधा छोड़ दिया। चलो अब उस पे आ जाते हैं, क्यों छोड़ दिया। अब इन तीनों को अलग अलग करके समझते हैं। ये फर्स्ट वाले ने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, सेकंड ने लिखा तो कैसा, उसका क्या मतलब है। फर्स्ट, जिसमें नीचे लिखा है, ये राइटर अपने हाथ पैर, अपना लोअर जोन ज्यादा यूज करेगा, ये फिजिकली ज्यादा एक्टिव होगा, ये व्यक्ति पैसा कमाना, भाग दौड़ करना, डिजायर्स को पूरा करना, इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। सुकून नहीं चाहिए, मेंटल पीस अरे बाद में बात करेंगे, आराम से बैठेंगे, अभी जाने दे, भागने दे, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ठीक है। ये अपना लोअर जोन ज्यादा यूज करेगा, एक्शन ज्यादा यूज करेगा, ठीक है। इसकी डिजायर्स भी ज्यादा होंगी। अब सेकंड वाला जिसने ऊपर लिखा था स्ट्रगल, STR लाइन में और UGGLE ऊपर है, इसके लिए क्या बोलेंगे, 2 शब्द। ये राइटर अपना मेंटल जोन ज्यादा यूज करेगा, मेंटली ज्यादा एक्टिव होगा, सोचने में, प्लानिंग करने में, दिमाग ज्यादा दौड़ाने में, शातिर भी हो सकता है भाई, जिस विचार ज्यादा होंगे, चतुराई भी ज्यादा हो सकती है, मेंटली एक्टिव है ना वो। पहले वाला जो है भाग दौड़ के अपनी चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है, ये बैठे बैठा दिमाग से कर सकता है। ये अपने आप को भी मेंटली जज कर रहा है, बिकॉज
इसने क्या किया, जो काम किया उसके ऊपर भी एक और विचार रख दिया, मेंटल जोन को और हाई कर दिया ना। भाई हम एक लाइन लिख रहे हैं, उसका एक अपर जोन होता है, एक, दिव्या जी आप रिलेट कर पा रहे हो, एक लेटर लिखा हमने, उसका लेटर को भी हमने जोन में अभी सीखना है, 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करें। अब लेटर के ऊपर भी कुछ, वर्ड के ऊपर भी कुछ और लेटर्स लिख दिए, तो मतलब हमारा जो मेंटल जोन ऑलरेडी जहां पर है उसके और ऊपर एक और वो कर दिया, तो मतलब उसकी भी जजमेंट लेनी है ना। तो कैसे हम रिलेट करेंगे कि व्यक्ति खुद को भी मेंटली जज करेगा, अपर जोन ज्यादा एक्टिव रहेगा, मेंटली विचार ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा, इसको क्या है कि वो क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। एक विचार अगर इसके दिमाग में आ गया, पकड़ लिया, तो ये उस पे पूरा ग्रंथ लिख लेगा, उसको 2 दिन 4 दिन सोच लेगा, अगर इसको अ, मतलब इसकी एनर्जी वहां से रिलीज नहीं कराई गई तो। फिर आते हैं थर्ड वाले पे, जिन्होंने आधा ही लिखा, हंस लिखा, बैंड तो बजा दिया, मतलब भगा दिया। या चलो हस्बैंड ना भगाओ, वाइफ लिख लो, कुछ भी लिख लो, मतलब आधा लिखा आधा छोड़ दिया। वैसे ही जल्दबाजी। आजकल पुरुष बड़े त्रस्त हुए पड़े हैं। जल्दी में रहेगा ये, ऐसे लग रहा है मुझे। नहीं, ये जल्दी में नहीं रहेगा। ये राइटर, मतलब आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। नहीं। ये राइटर का नेचर क्या होगा कि मैं आधा काम करूं, पैसा पूरा मिले। अच्छा। वो एक, मेरे को एक व्यक्ति था, मतलब मैं जब जॉब में था, तो एक बार मैं किसी उसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बैठा था। रुको मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, कहीं ये सोच नहीं है, सच्चाई है। आप देखो ना कितने काम होते हैं, कितने लोग, हाँ। आज इतना कुछ ऑनलाइन हो चुका है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर क्राउड रहता है, क्यों रहता है? काम तो क्या है। हमारी ऑनलाइन सबमिट करने पे एप्लीकेशन पहुंचती नहीं है? पहुंचती है। अब कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली जनरेट तो नहीं करके भेजना ना उस पर रिस्पॉन्ड, वहां पे बैठा कोई व्यक्ति करेगा। अब वो व्यक्ति वेट में होता है कि अरे मैं अभी यहीं रिप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आएगा कैसे, और आएगा नहीं तो पैसे देगा कैसे। ये सच्चाई है। तो उनकी राइटिंग में आप देखोगे ऐसा मिलेगा, आधा लिखेंगे आधा छोड़ देंगे। क्यों बाकी कुंडलियां खुलवा रहे हो लोगों के? फिर एक चीज ऐसे, जैसे एक पेपर आता है हमारे पास, किसी ने इसी तीनों तरीके से ऐसे लिखा हो तो नहीं लिखा होगा। नहीं लिखेगा। नहीं लिखेगा। उसके उसका एक पैटर्न होगा लिखने का। क्योंकि अच्छा। देखो, अगर मेरा काम है, अगर मेरा काम है कि ये ऐसे लिखना आधा, अच्छा इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, चलो, ये व्यक्ति अपना आधा काम करेगा, आधा नहीं करेगा, हम्म। ठीक है। अब इसने क्या करा है, जो फर्स्ट वाले ने, फर्स्ट यहाँ वाला। आधा लिखा आधा नीचे लिख दिया। हाँ। ये कहीं ना कहीं जो इसके जूनियर्स होते हैं ये उन पे डिपेंडेंट रहेगा। और ये वाला जिसने आधा ऊपर लिखा है आधा लाइन में लिखा है, तो ये अपने सीनियर्स पर डिपेंडेंट रहेगा कि सर मैंने इतना कर दिया, इतना आप हेल्प कर दीजिए। ओके। ऐसे महान महान व्यक्ति कॉरपोरेट में भी भरे हुए हैं, कि जो करते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट आया, पास ऑन हाँ। कर दिया अपनी टीम में, करो हाँ। जी, अपना काम भी कर दिया कि ये भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जी, ये भी तुम्हारा ही काम है। तो पकड़ो उनकी राइटिंग। आज क्यों कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर ग्राफोलॉजिस्ट अपॉइंट हो रहे हैं? हम्म।
इन्हीं कुछ चीजों को देखते हुए, और इन्हीं चीजों को एक इसमें पॉइंट और भी आता है कि जब उनको कोई सीईओ या एमडी हायर करना है, या कोई हायर रैंक का कोई पोस्ट के लिए कोई व्यक्ति हायर करना है, तो वहां देखा जाता है कि ये व्यक्ति इतना प्रेशर ले पाएगा नहीं ले पाएगा। इंटरव्यू तो होते ही होते हैं, उनकी राइटिंग का एनालाइज भी होता है कि ग्राफोलॉजिस्ट देखते हैं, उसकी राइटिंग को एनालाइज करते हैं कि ये सीईओ लेवल के प्रेशर को झेल पाएगा, समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, कंपनी को ग्रोथ की ओर लेके जाएगा कि नहीं लेके जा पाएगा। फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हस्बैंड लिखना है, हंस लिख दिया, वहां डैश करके बैंड, फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर वो करते हैं तो वो ठीक है भाई। अगर स्पेस नहीं है और आपने एक मैनरफुल तरीके के अंदर लिखा है, तो वो तो उसके उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ। आपने यहाँ लिखा, यहाँ तक मान लो अब यहाँ जगह ही नहीं थी, राइट, हम्म। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, तो आपने चलो अगला नहीं लिखा, हस्बैंड लिखना था, HUS लिख दिया आपने, उसके आगे स्लैश डाल के बाकी यहाँ हाँ। लिख दिए, ठीक है। बाकी। तो आपके पास राइट वे ही यही है कि आप नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करें, ना कि वहां पर आधा लिखें और छोड़ दें, या फिर ऊपर नीचे कर दें, नहीं, वो मैनिपुलेशन हो गई ना भाई। ये मैनिपुलेशन ही तो हुई कि हाँ। ये व्यक्ति मेंटली मैनिपुलेट कर लेगा, ये बंदा भाग दौड़ करके मैनिपुलेट कर लेगा। हाँ। क्लियर हो गया। क्लियर है। थर्ड वाले मेहनती कम होते हैं, और एक्सपेक्टेशन इनकी ये रहती है कि हमें थोड़े काम का पूरा पैसा मिले। क्लियर। आगे बढ़ूं। विनीता जी, सब समझ में आ रहा है ना, हैवी तो नहीं हो रहा है। हाँ। नहीं नहीं, मुझे आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए मैं चलो अब हम शुरू करेंगे राइट स्ट्रेट मार्जिन, राइट मार्जिन। अभी तक हमने पढ़े लेफ्ट साइड के मार्जिन, अब हम पेपर के राइट साइड के मार्जिन पढ़ेंगे। ठीक है जी। वाह। अच्छा, इससे पहले हमने लेफ्ट इंक्रीजिंग मार्जिन पढ़ा था ना, हम्म। मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाँ। उसमें एक दो पॉइंट्स और नोट कर लो। लेफ्ट इंक्रीजिंग मार्जिन में पहले नोट कीजिए, उसमें आएगा कि ऐसे व्यक्तियों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा बनी रहती है, आशावादी होते हैं कि आज हम सोएंगे, रात को जो है सेंटा क्लॉज आएगा, एक थैले में पैसे रख जाएगा, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कोई आयुर्वेदाचार्य आएगा, हमारे को कोई जड़ी बूटी दे जाएगा, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मतलब एक आशावादी, ये सड़क पे भी चलेंगे ना, देखते चलेंगे कहीं कोई किसी का थैला तो नहीं गिर गया पैसे से भर। एक्सपेक्टेशन। ऐसे व्यक्तियों को अपने थॉट्स अगर रखने हैं, अपने विचार रखने हैं, अपने अपना उद्देश्य रखना है, अपना टारगेट है, उसका कोई जीवन में है, कोई लक्ष्य उसने रखा है, कोई गोल है, तो ये उसको ना, मतलब किसी को बताने की इतनी जल्दी होती है, अरे भाई मैंने तो इस साल 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, मतलब कोई बंदा सुनना चाहे नहीं चाहे, लेकिन इसको इतनी जल्दी रहेगी एक्सप्रेस करने की कि मैंने तो आज ये इस साल ये रेजोल्यूशन ले लिया है कि बस इस साल तो मैं सात्विक रहूंगा बिल्कुल, या इस साल तो बस मैं तो मुझे 4 ट्रिप करने हैं, रेजोल्यूशन ले ली। भाई तो पहले उसके लिए प्लानिंग कर लो। नहीं, लेकिन वो अंदर, वो है ना, ज्वालामुखी फट रहा है, वो बोलूंगा नहीं तो कैसे, वो अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगा।
ठीक है, मतलब इनका लोअर जोन रिलेटेड कोई डिजायर भी अगर दिल में आ गई तो इन्होंने बतानी है कि अरे भाई मेरे को ना अगले साल गाड़ी लेनी है, कैसे भी करके लेनी है। अभी गाड़ी का टायर खरीदने के भले पैसे नहीं है, लेकिन लेनी गाड़ी है, मन में आ गया ना, देख ली किसी की गाड़ी, गाड़ी लेनी है। उसके लिए सर मेहनत भी तो करेगा ना फिर। मेहनत कैसे करेगा? देखो ना इसका, आप कि लेफ्ट इंक्रीजिंग मार्जिन पढ़ रहे हो जिसमें कि हाँ, एक्शन वाले जोन के अंदर, काम वाले जोन में मार्जिन कितना बड़ा है क्या, और एक्शन मोड में कम रहेगा, या तो ये स्मार्ट वर्क करेगा, हम्म, क्रिएटिव कुछ वर्क करेगा जिससे अर्निंग अच्छी हो, अदरवाइज ये फिजिकली मेहनत तो नहीं इतनी कर पाएगा। और अगर मैं कहता हूँ क्रिएटिविटी भी करनी होती है तो फिजिकली उसमें भी चाहिए होता है बंदा पूरा इन्वॉल्व। क्यों? आप सिस्टम लेके बैठोगे, सिस्टम पे आंखें लगाओगे, ये आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर ही है सब पार्ट्स भाई। सही कह रहा हूँ? समझ पा रहे हो? हम्म, चलो, इसी बात पे फिर आप लेफ्ट डिक्रीजिंग मार्जिन भी कर लो। डिक्रीजिंग मार्जिन पता है ना कौन सा है? ये वाला। हाँ, और इसका ऑपोजिट वही था, इंक्रीजिंग। increase। ये डिक्रीजिंग है। हम्म। जैसे जैसे ये किसके, अच्छा, जैसे जैसे ये यहाँ से मार्जिन कम होने लगता है, ये मार्जिन, एक सेकेंड ना, शायद कोई हेड हो गया, चलो मैं कंटिन्यू करूँ। ये मार्जिन जैसे जैसे कम होने लगेगा, पीछे हटने लगता है, तो ये एक ना कहीं आपको एक एक सिंबल बोल सकते हैं इसको, ये एक संकेत है, सिंबल है कि व्यक्ति सच्चाई से खुद को दूर करने की कोशिश करता है, या ये मार्जिन तब ऐसे होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीजों पे झूठ बोल रहा हो, या झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो। अभी मानो कि मेरे से किसी ने, कोई मेरे अर्निंग के बारे में, कोई मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में किसी ने पूछा, या कुछ भी मेरे वर्क रिलेटेड पूछा, पर्सनल रिलेशनशिप को पूछा, तो अगर मैं झूठ बोलना उस पे शुरू कर दूं या मेरी एक टेंडेंसी बन जाए, तो फिर मेरा मार्जिन ऐसा होता चला जाएगा। ये एक इशारा होता है कि बेईमानी से जुड़ी संभावित असुविधा या कोई अपराध बोध स्थिति जीवन में चल रही हो, या तो उसके मन में कोई बेईमानी चल रही होगी, या फिर, अच्छा चलो एक एग्जांपल से बताओ। आप दोनों अलग अलग क्षेत्र में काम करते हो, ठीक है, और मेरे को आप मान लो एज अ होम मेकर, एक मिनट के लिए, मैं एक होम मेकर हूं, आप दोनों में से कोई व्यक्ति, दोनों अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन हर एक क्षेत्र के हिसाब से, अगर मैं किचन में हूं या मैं होम मेकर हूं, तो मेरे माइंड में उस हिसाब से कुछ प्लानिंग्स होनी चाहिए, राइट? कि मॉर्निंग मुझे 4 लोगों को, 6 लोगों को सर्व करना है कुछ ब्रेकफास्ट, तो मुझे कितने बजे उठना है आइडली, अगर मेरे को घर के बच्चों को स्कूल भेजना है, मेरे को
अपने पार्टनर को ऑफिस भेजना है, या मेरे घर में कुछ पेरेंट्स हैं उनको टाइमली कुछ मेडिसिन, कुछ सब कुछ माइंड में प्लानिंग से होगा। अगर प्लानिंग है तो एग्जीक्यूशन अच्छी है। अगर प्लानिंग नहीं है, मैं आपकी बात करता हूँ दिव्या जी, आप मॉर्निंग में आपको कुछ प्रोजेक्ट असाइन हुआ कंपनी की तरफ से, आपको उसके लिए 15 दिन मिले। अब 15 दिन में आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जिसमें 3 से 4 लोग हैं, आपको पर्टिकुलर जो पोर्शन असाइन हुआ उसके लिए आप प्लानिंग करोगे कि डेली मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बड़ा है, ये चीजें मुझे करनी है, ये डिकोडिंग करनी है, ये करना है। या विनीता जी आर्ट में है तो उनको अगर 10 पेंटिंग का ऑर्डर मिला है तो उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे 10 दिन में 10 पेंटिंग देनी है, एक दिन में एक नहीं होगी, या एक दिन में मुझे इतनी करनी पड़ेगी, 2 दिन भाई एक छुट्टी लेनी है। तो ऐसे सब कुछ प्लानिंग से होगा, कहने का मतलब। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है, यहां से समझना आप। अब ये तो इतना हिस्सा इसने खाली छोड़ दिया, ठीक है, प्लानिंग का हिस्सा श्रिंक हो गया, प्लानिंग वाला जोन श्रिंक हो गया, तो एग्जीक्यूशन कैसे अच्छी हो जाएगी? कहीं ना कहीं मुझे मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, बेईमानी करनी पड़ेगी, ऑफिस में प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी, अपने सीनियर को लूप में लेना पड़ेगा कि जी आज मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी एब्सेंट मत लगाना, मेरी लीव मत लगाना, मेरे को जो है ना कुछ काम है, मैं हाफ डे करके आ जाऊंगा, लेकिन आप मैनेज कर लेना। ये भी एक बेईमानी का रूप है। या फिर मैंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पे 10 लेबर लगाई, ठीक है, मैंने प्लानिंग करी नहीं कि भाई उनको रॉ मटेरियल देना है, कंक्रीट देनी है, सब कुछ देना है, सीमेंट देना है, वो तो प्लानिंग करी नहीं। मैं पहुंच रहा हूँ 9 बजे, वो लोग आ गए 8:30 बजे। अब 11 बजे तो आ रहा है जी, क्या, सारा रॉ मटेरियल, लेकिन 5:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी, काम कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं एट द एंड ऑफ द डे, जिस टाइम उनकी छुट्टी होने वाला है, क्योंकि मैं सब पहुंच पहुंच कराऊंगा कि यार जैसे बनता है फटाफट कर दे, बेईमानी आ गई। और या फिर मैं कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ एज अ सुपरवाइजर या मैनेजर, मेरे ऑनर ने पूछ लिया, मैं क्या बोलूंगा? झूठी तो बोलूंगा कि हाँ जी हो गया, टाइम पे आ गया था सामान। होगा ना ऐसा, प्रैक्टिकली होगा ना। तो ये मार्जिन क्या शो करता है? बिना मैनिपुलेशन के, बिना झूठ के आप कैसे एग्जीक्यूशन बड़ी कर सकते हो? कैसे आप अपना काम को विस्तार कर सकते हो? नहीं कर सकोगे। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, कहीं ना कहीं कोई बेईमानी कर रहा है। तो अगर बार बार ये टेंडेंसी में आ जाएगा, बार बार झूठ बेईमानी होगी, तो ये एक अपराध बोध की स्थिति भी तो बन जाएगी। चलो, ज्यादा ज्ञान नहीं। ये मार्जिन वाला व्यक्ति अपने संस्कारों का विरोध करता है। संस्कार किससे मिलते हैं? कोई तो बोल दो। माता से। फीमेल फिगर से, जीरो प्रोग्रामिंग से। तो वहां से तो ये दूर है। क्यों? वहां पर मैच ही नहीं होते थॉट मदर के साथ। तो कह सकते हैं हम संस्कारों का विरोध करता है। सही कह रहे हैं हम तो, गलत तो कह ही नहीं रहे। लेकिन जब जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है, मैच्योरिटी में आ जाता है, 40 के बाद ये क्या कर रहा है? मार्जिन ऐसे जा रहा है ना, तो ये उन संस्कारों को तलाशेगा, वापिस कनेक्ट करेगा ये। क्योंकि यहाँ के इसको लगता है ना कि अरे यार ये तो मिस हो गया, मैंने मैंने विरोध करा, यहाँ के कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना रूट्स को। बेसिकली रूट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ये। ठीक है जी। ऐसा व्यक्ति ओवरवर्क और अत्यधिक जल्दबाजी अगर करता है, उसके कारण मानसिक थकान या डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति, इस पे अगर वर्कलोड बढ़ता है तो ये उसको
ज्यादा नहीं कर पाएगा क्योंकि प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग कम है ना। वर्कलोड तभी व्यक्ति ले सकता है जब प्लानिंग फुल फ्लैश हो, कि भाई अगर एक कैटरर को 500 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर मिला, अब वो प्लानिंग तो पूरी करेगा, वो तो ऑलरेडी लेके चलेगा ना कि भाई मैं 50+ करके चलूंगा। उस टाइम पर अगर मान लो 50 और आ गए तो थोड़ा सा पानी मिला दूंगा। भाई 500 का ऑर्डर मिला, 550 का उसने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, अब 600 ही आ गए तो थोड़ा सा सब्जियों में पानी और मिला के पतला कर दे। प्लानिंग तो है ना माइंड में। लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं होगी, वहां पर पानी ही नहीं होगा, तो क्या मिलाएगा सब्जी में? और फिर वो 50 लोग भूखे रह जाएंगे, और बाय एनी चांस उसमें कोई जीजा या फूफा हुआ तो वो तो मुंह फुला लेगा। फिर बदनाम है जीजा फूफा। भाई हर व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है, जीजा और फूफा ने बहुत नाराजगियां जाहिर करी हैं तो उनको ये मेडल मिला है। मेडल मिल रहा है, सही बात। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हाँ, लेकिन ये मछली नहीं होती है, क्रोकोडाइल्स होते हैं। चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे भतीजा भतीजी कहते हैं कि ऐसे फूफा जी जैसे भगवान सबको दे। हमारे फूफा जी बहुत सीधे तो हैं। फिर फोटो कॉपी कराओ और बांटे जाओ। अभी हम शादी में गए थे जिनके यहाँ, उनके यहाँ जी। यही हुआ। अब वो फूफा नाराज है, वो कर नहीं रहे, हम लगते हैं मौसी मौसा। अब ये हम्म। अपना स्टार्ट हो गए काम करना दूल्हे के साथ, जो जो होता है दूल्हे को सजाना करना। फूफा रूस के बैठ गया। मैंने इनसे कहा आप इधर आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बवाल हो जाए। ऐसा व्यक्ति पास्ट को लेट गो नहीं कर पाता, पूर्व में घटित हुई कोई भी घटना, अच्छी या बुरी, उसको भुला नहीं पाता है। क्यों लेके जाते? अभी कहाँ पे ना। हम्म। क्लियर हुआ? कुछ नया मिला दिव्या जी? आप चीजों को और डीप समझ पाओगे ना आप। राइट मार्जिन करें? चलो। चलो हमने एक राइट से पहले वापस लास्ट क्लास पे आते हैं एक बार और। हमने लेफ्ट रिजिड स्ट्रेट मार्जिन पढ़ा था, रिजिड स्ट्रेट मार्जिन। ठीक है। रिजिड स्ट्रेट मार्जिन क्या था? कि जैसे किसी ने, मतलब मान लो कि यहाँ लाइन लगा के ही कर दिया वो काम। ठीक है, एक भी लेटर इधर से उधर नहीं। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं? लेफ्ट स्ट्रेट मार्जिन। मतलब एक चीज समझनी है, लेफ्ट स्ट्रेट मार्जिन कैसा होता है? कि ये लिखा, बन जा। अगर बिल्कुल एक लेटर भी हल्का सा इधर उधर है तो कोई बात नहीं, उसको बोलेंगे लेफ्ट स्ट्रेट मार्जिन। बिल्कुल सीधा सीधा लिखना। एक होता है रिजिड, बिल्कुल मतलब लाइन लगा के लिखना, जैसे पुलिस वाले पेपर को फोल्ड करते हैं, एडवोकेट्स पेपर को फोल्ड करते हैं ना लास्ट से, कॉर्नर से, वो होता है रिजिड स्ट्रेट। लेकिन ये क्या, लेफ्ट स्ट्रेट है। इसमें क्या होता है कि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंस, इसको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी होती है। इस व्यक्ति की अप्रोच होती है कि मैं अपने काम को खुद अपने हिसाब से चलाऊं, अपने, वहां पर किसी और की कोई वो ना हो, कि कोई और मेरे उसको रूल करे। मैं खुद अपने हिसाब से रूल्स करूं वहां पर। ठीक है, इसको अपनी आजादी चाहिए। ऐसे राइटर का फोकस अच्छा होता है,
ऐसे राइटर की प्लानिंग एग्जीक्यूशन अच्छी होती है, दोनों अच्छी होती हैं। ये बहुत सूक्ष्मता से, मतलब बहुत डेप्थ में जाके अपने काम को समझता है, डिटेलिंग समझता है, और उसमें प्रिसाइज रहता है। ये काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, और उसको एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करता है। क्लियर? चलो फाइनली हम आते हैं राइट मार्जिन पे। गुरुजी, एक जी हमारा जो डिक्रीजिंग लेफ्ट मार्जिन है, जी इसके अंदर एक बात है कि भाई मदर के साथ अलाइन नहीं रहेंगे, जी बट फादर के एक्शंस को फॉलो करेंगे, राइट? जी कनेक्टेड रहेंगे, राइट? जी और ये जो आपने अभी बताया है, विच इज जी। लेफ्ट रिजिड है और रिजिड नहीं है, राइट ये स्ट्रेट है। और रिजिड स्ट्रेट। वाला पेपर को फोल्ड करके चलता है, मतलब एक भी स्ट्रेट है। लेटर इधर से उधर नहीं। अच्छा, तो ये स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन है। जी, समझना, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, रुको। ये एक पेपर है, विजिबल है। हाँ, वो समझ में आ गया था। जो रिजिड होते हैं वो ऐसे फोल्ड कर कोई लेते हैं, एक व्यक्ति लाइन बना इधर लेते से हैं, फिर फोल्ड लिखते हैं। करेगा, कोई व्यक्ति इधर से फोल्ड करेगा लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट रिजिड स्ट्रेट मार्जिन हो जाएगा। कोई राइट से फोल्ड करके लिखेगा तो वो राइट रिजिड स्ट्रेट मार्जिन हो जाएगा। और दोनों से करेगा तो उसके ऐसे भी लिए होगा। कुछ शब्द है मेरे पास, वो ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा। अगर दोनों तरफ से कोई फोल्ड करके लिख रहा है तो वो मिडल सेंट्रिक हैंडराइटिंग आ जाएगी ना। जी। चलो, राइट स्ट्रेट मार्जिन अभी रिजिड नहीं है, स्ट्रेट है। जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है ये स्ट्रेट है। ठीक जब है। फोल्ड कर देंगे, फोल्ड मतलब वहां से आगे तो कुछ लिखना ही नहीं है हमको। हम्म, हाँ, पैटर्न बन जाता है कि उतना स्पेस हम्म। छोड़ना ही छोड़ना है। स्ट्रेट मार्जिन ऐसे लोगों की के लिए बोला जाता है कि गुड एग्जीक्यूशन, इनका विजन बड़ा होता है, अच्छा होता है। ऐसे लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने वाले होते हैं, इनकी प्लानिंग भी अच्छी होती है, और फोकस भी अच्छा होता है। परसिस्टेंट बिहेवियर होता है, किसी काम को करते हैं तो लगातार करते हैं। ऐसे लोग डेफिनेट अचीवर्स होते हैं। जब ये किसी काम को परसिस्टेंट बिहेवियर से करते हैं तो वो डेफिनेटली अचीव करते हैं। अगर कोई ऐसी राइटिंग वाला व्यक्ति यूपीएससी या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, वो अगर लगातार कर रहा है, एक बार गया, दो बार गया, तो वो डेफिनेटली अचीव कर जाते हैं। लगे रहते हैं वो उसी काम में। धुन सवार होती है कि विजन है ना, गोल सेट होते हैं इन लोगों के, मुझे करना है तो करना है, चाहे 5 साल लग जाए। अब आ जाते हैं रिजिड स्ट्रेट राइट स्ट्रेट मार्जिन पे, जिसमें यहां से पेपर हो गया जी अब फोल्ड। ठीक है जी, यहां से पेपर फोल्ड हो गया। अब इससे आगे तो हमने बढ़ना ही नहीं है, लक्ष्मण रेखा लग गई। अब जब ये पोर्शन, राइट वाला पोर्शन, हम एग्जीक्यूशन के लिए देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट से शुरू करके राइट की ओर जा रहे हैं
तो ये एग्जीक्यूशन की तरफ आता है। तो एग्जीक्यूशन की तरफ आ रहा है, लेकिन वहां पर हमने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा माइंडसेट फिक्स्ड होता है। 6 बजे तक नौकरी का टाइम है, ड्यूटी टाइम है, ऑफिस टाइमिंग है। 6 बजे के बाद तो रुकना ही नहीं है। पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी नहीं, मतलब मैं एक बाउंड्रीज बना लेते हैं अपने आगे। इसको पंक्चुअलिटी नहीं कह सकते। पंक्चुअलिटी उसको कहते हैं कि हाँ, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना। लेकिन ये क्या है, इन्होंने माइंडसेट वहीं कर लिया ना कि भाई मेरी 6 बजे की है, मैं क्यों करूं। अगर फिक्स आपके पास माइंडसेट। काम है, अगर आपके पास कोई सामने खड़ा है व्यक्ति, तो भी ये छोड़ के चले जाएंगे। अक्सर गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक्स हैं, पीएनबी और एसबीआई में, तो खास ऐसे विचित्र प्राणी मिल जाएंगे कैश काउंटर पे, खास तौर पे। 2 बजे लंच होता है तो 1:55 पे ही विंडो क्लोज कर देंगे। ये क्या हो गया, अभी 5 मिनट है, तो 5 मिनट खाने की तैयारी ना करें हम जाकर। अरे भाई, मतलब तुमने तवा रोटी चूल्हा लेके आए हो तो रोटी बनानी है, घर से लेके आए हो, खोलना है और खाना है, 5 मिनट में क्या तैयारी करनी है। नहीं। लेकिन माइंड सेट है ना, अपने आगे बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। इस ऐसे मार्जिन वाले व्यक्ति क्या करते हैं, उनको अगर बोला ना कि, मानो कि अगर ऐसा किसी आपके घर में किसी बच्चे का है, और आपने कोई एक डॉक्यूमेंट दिया, हार्ड कॉपी दी कि इसकी जीरोक्स करा लाओ एक कॉपी, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि भाई ये कभी और भी जरूरत पड़ जाती है तो मैं 2 करा लेता हूँ। नहीं। या फिर अगर 2 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आगे पीछे भी करा सकता हूँ, या एक ही पेपर पे दोनों डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। नहीं, आपने कहा ना ये दोनों की करवा लो, तो बस जितना कहा उतना, डॉट टू डॉट, फिक्स माइंडसेट, मतलब नो मैनिपुलेशंस। आपने कह दिया जब ब्रेड का एक पैकेट लिया, ब्रेड ले आनी है, उसने नहीं दिमाग लगाना मल्टीग्रेन अच्छी लगेगी, ब्राउन ले लूं, व्हीट ब्रेड ले लूं ना, ब्रेड दे दे भाई, छोटी है बड़ी है कोई चक्कर नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना, कि भाई चलो, मैं कहता हूं कि ठीक है, बच्चे को पता है कि हमारे घर में कौन सी ब्रेड यूज होती है, राइट। अभी वो शॉप पे गया, शॉप वाले ने कहा कि इसका ना ये वाला एक ऑफर पैक आया है, ये ले जाओ, इसमें ये इतने परसेंट एक्स्ट्रा सेम प्राइस में। ना ना ना, वही दो, बस। ये भी तो फिर कॉल करके भी तो पूछ सकता है। अरे नहीं। पूछेगा ही नहीं भाई, फिक्स उसका माइंड में फिक्स हैं चीजें। अच्छा। और एग्जांपल ले लो चलो, बड़े लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ जो हमारे आसपास डे टू डे लाइफ के अंदर घटते हैं। होते हैं। अभी समझना, आपके घर से बाहर निकलते ही आपकी एरिया में कोई शॉप है, राइट। उसको 2 रास्ते जाते हैं, आपके घर से बाहर निकलते ही लेफ्ट से चले जाओ चाहे राइट से चले जाओ, बस लेफ्ट से जाएंगे थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, राइट से जाएंगे तो सामने शॉप आएगी, ऐसे समझ लेना। और वहां गली में या आपके उसमें एरिया में कुछ काम चल रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है, गली खुदी हुई है, कर देते हैं ना, सीवरेज पाइपलाइन डालनी है या कुछ डालना है तो खोद देते हैं। अब आपने, आपका बालक स्टार्टिंग से वही गया है, घर से बाहर निकलते ही राइट जाएगा, सामने शॉप आ जाएगी। आपने कह दिया सामान ले आ, अब चाहे वहां पर 20 फुट खड्डे गहरे हो, वो साइड साइड से निकल जाएगा, जाएगा वहीं से। आप भले आप कह दो अरे तू इधर से चला जाता, अरे कोई बात नहीं, इधर से ही तो पास पड़ता। फिक्स माइंडसेट, नो चेंजेस, नो मैनिपुलेशन। उसको ये नहीं होगा कि मैं गिर जाऊंगा, या नहीं है रास्ता ठीक, मैं उधर से चला जाता हूँ सेफ साइड। नहीं। ऐसे व्यक्ति जब अपनी अचीवमेंट की बात आती है तो फिर कुछ भी कर जाते हैं, साम दाम दंड भेद, क्योंकि माइंडसेट वहां भी फिक्स है कि मुझे ये करना है, मुझे गाड़ी लेनी है,
फिर उसके लिए बैंक से लोन लें, अपना आईफोन बेचें, या अपनी एफडी तुड़वाएं, या कुछ भी करें। लेना है तो लेना है। वेरी स्टबन, इनमें जिद बहुत होती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति घर का बड़ा बुजुर्ग हो, उसने अपने बेटे की शादी में बैंड बजवाना है और गाना जो उसने सोच रखा है वही बजवाना है, तो वही बजवाना है। ऐसे घर में अगर पापा जी कोई हो और उनको कह दो कि आप जी शेरवानी ले लो, आप कोट ले लो ना, मैं तो सुपारी सूट डालूंगा। उन वही डालना है। उनको आप चाहे रेमंड के शोरूम में ले जाओ, सियाराम में ले जाओ, ग्रासिम्स में ले जाओ, कहीं ले जाओ, मैं तो सवारी सूट डालूंगा और व्हाइट कलर का डालूंगा। आप ले लो जी, क्या करोगे। उनका फिक्स माइंड सेट है भाई। मतलब ये वो एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आप अपने आसपास देख पाओगे। होता है ना ऐसे। ये ये वो वाला एग्जांपल दिया, हर किसी ने अपनी लाइफ में एक आध जरूर देखा होगा। हमारे तो ससुर जी ही हैं ऐसे। बस उनको को पेपर दिखाओ कोई पुराना लिखा हुआ। ठीक है जी, क्लियर हुआ। आगे बढ़े। हाँ जी। चलो, दो हो गए। अब इंक्रीजिंग राइट मार्जिन पे आ जाते हैं। इंक्रीजिंग राइट मार्जिन, राइट मार्जिन यहां से इंक्रीज होता चला जाएगा। हमने लेफ्ट इंक्रीजिंग पढ़ा था, अब राइट इंक्रीजिंग के लिए क्या बोलेंगे। फिर बस करें आज अब। बस करें। मुझे अब थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, लग रहा है। हैवी हो रहा है, हैवी हो रहा है। हैवी हो हाँ, रहा है। हैवी चलो, हो रहा आज एग्जांपल ज्यादा दे दिए ना मैंने। है। हाँ। थोड़े ऐसे लग रहा है, अब ये जो इंक्रीजिंग राइट मार्जिन आया, अब इससे लेफ्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में थोड़ा फिर वो हो जाएगा एकदम। चलो कोई बात नहीं, लेफ्ट Yeah. इंक्रीजिंग मार्जिन को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है जी। ओके। नहीं, हमको क्या करना है, हमको आपको समझाना है चीजें। हाँ आप हाँ। कंफर्टेबल हो, आधा आज समझ लो, चाहे नेक्स्ट क्लास में समझ लेना। दिव्या जी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने आई थिंक लिखने में कुछ कुछ गड़बड़ी करी है कहीं कहीं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं आज तो स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ। थैंक्स टू विनीता जी। इन मामलों में मैं एकदम पंचुअल हूँ, टाइम पे एकदम चलो आना। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। देखो, बहुत रेयर होता है ऐसा मेरे साथ। सेशन में पंक्चुअलिटी अच्छी लगती है। ठीक है जी, सब हाँ जी। अच्छे से समझ में आ गया।